हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जैन और वेलकम टू माय चैनल जैन बायोलॉजी। और मैं आज आप लोगों को माइटोसिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओके, तो माइटोसिस क्या है पहले भी जान लेते हैं। माइटोसिस वो प्रोसेस है जिससे भी कोई सेल एक से दो में मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी कि अगर एक सेल है तो वो दो बन जाएगी, अगर वो दो सेल थी तो माइटोसिस के बाद वो चार सेल बन जाएंगी। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इससे होता ये है कि हम लोग की बॉडी में ग्रोथ होती है और हम लोग की बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनका नंबर बढ़ता है। और ये माइटोसिस एक बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है जिसके बिना अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके। तो हर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ की टेंडेंसी होती है और ग्रोथ की टेंडेंसी होना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ये टेंडेंसी अगर नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म जो है वो छोटा ही रह जाएगा और वो ग्रो ही नहीं करेगा और अर्थ पे लाइफ आगे एवोल्यूशन होगा ही नहीं, आगे अर्थ पे लाइफ डेवलप ही नहीं होगी और हम लोग कभी अमीबा से या बैक्टीरिया से आगे बढ़ ही नहीं पाते अगर वो सेल्स डिवाइड नहीं कर रही होती हैं। तो होता यही है कि सेल्स डिवाइड करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो वही माइटोसिस हम लोग यहाँ पे आज स्टडी करेंगे। ओके ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे माइटोसिस होती क्या है। तो माइटोसिस में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि माइटोसिस जो है वो दो पार्ट में बनाई गई है, दो पार्ट में डिवाइड करी गई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नॉर्मली यहाँ पे एक सेल है, ठीक है। एक सेल ये डिवाइड होकर दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी माइटोसिस के बाद। ओके, तो माइटोसिस को हमने यहाँ पे क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा पार्ट है साइटोकाइनेसिस। ओके, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ओके, तो कैरियोकाइनेसिस में होता क्या है कि न्यूक्लियस जो है वो सेल का डिवाइड होता है। ओके, सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा और साइटोकाइनेसिस में बाकी की सेल जो है वो डिवाइड होती है। ओके, साइटोकाइनेसिस में बाकी की सेल डिवाइड होती है, कैरियोकाइनेसिस में सिर्फ न्यूक्लियस और उसके अंदर के जो पार्ट हैं वही जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब माइटोसिस हो रही होती है तो यहाँ पे कई सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि वैक्यूल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने हम लोग को यहाँ पढ़ना क्या है, न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनेल है जो यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है माइटोसिस में, और वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी मैटर है वो सारा, तो ये सब चीज़ें ही जा करके रोल प्ले करती हैं माइटोसिस में। ओके, तो बाकी चीज़ें यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टडी करेंगे कैरियोकाइनेसिस के बारे में, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हमें देख के लग रहा है कि कैरियोकाइनेसिस जो है वो मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो रही है। ओके, पर साइटोकाइनेसिस जो है वो उसका कोई स्टेप नहीं है, वो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होने वाली प्रोसेस है। और जो कैरियोकाइनेसिस है वो एक मल्टीपल स्टेप में होने वाली प्रोसेस है। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस की जो पहली स्टेज है वो है प्रोफेज, और फिर सेकेंड जो स्टेज है वो है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज और फोर्थ है टीलोफेज। ओके, चार स्टेजेस में कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होती है। लेकिन प्रोफेज जो है वो एक काफ़ी लॉन्ग फेज़ है। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारी घटना घटती हैं, तो इसमें हम लोगों ने इस प्रोफेज को सिर्फ एक पार्ट में नहीं, इसको भी अलग तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है हमने। ठीक है, इनका नाम रखा है हमने सिंपल सा, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज और थर्ड को प्रो मेटाफेज, क्योंकि प्रोफेज के बाद अगली स्टेज मेटाफेज है, तो मेटाफेज और प्रोफेज को मिला करके प्रो मेटाफेज है, थर्ड स्टेज का नाम रखा है। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेज के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज स्टार्ट हो जाएगी। उसमें क्या होता है कि एक्चुअली में लेट प्रोफेज से पहले ही अर्ली प्रोफेज में ही क्या होगा कि सेंट्रोसोम ये डिवाइड हो जाएंगे और डिवाइड होकर दो हो जाएंगे। सेंट्रोसोम पहले एक था, पर अब अर्ली प्रोफेज में ही ये दो सेंट्रोसोम हो गए, और दूसरा सेंट्रोसोम जो है वो नीचे, यानी कि उसके इस सेंट्रोसोम के अपोजिट साइड पे यहाँ पे माइग्रेट करना स्टार्ट कर देगा। सेकंड सेंट्रोसोम जो अभी भी बना है वो नेक्स्ट, यानी अगले पोल पे, यानी कि सेकंड पोल, जो फर्स्ट पोल मान लो ये है, और सेकंड पोल यानी कि इसके अपोजिट पोल पे आके माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। और ये सेंट्रोसोम है, इसमें सेंट्रियोल है, और इनमें से एस्टर्स निकल रहा है। ये जो आप रेज देख रहे हैं सन की तरह, जो सन रेज जो है बनी होती हैं, ये सन रेज जैसी, ये एस्टर्स हैं। ओके, ये एस्टर्स दोनों में ही निकले हुए हैं। ये एस्टर्स का यूज़ क्या है, माइटोटिक स्पिंडल बनाने में, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये सेंट्रोसोम जो है वो नीचे माइग्रेट करना स्टार्ट हो रहे हैं और एक सेंट्रोसोम ऊपर रहेगा। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट साइड में जाना चाहेंगे। और साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन थी वो डैमेज हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है,
यहाँ पे गायब हो रही है, इनविजिबल हो रही है। और साथ में क्या हो रहा है, क्रोमैटिन फाइबर जो थे वो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहे हैं और न्यूक्लियोलस जो है वो भी धीरे धीरे गायब हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें थी अर्ली प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में क्या होगा कि ये इनमें से काफ़ी सारे स्पिंडल फाइबर फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, ये सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये स्पिंडल फाइबर है, ठीक है, ये यहाँ से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, स्पिंडल फॉर्म होना फाइबर स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और क्रोमैटिन जो है ये अब इस फॉर्म में आ जाएगा। ये क्रोमैटिन अब वो इस फॉर्म में हम लोगों को हल्का हल्का दिखना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बेसिकली क्रोमोसोम के फॉर्म में हम लोग को ये दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे क्रोमोसोम होते हैं उस शेप में हम लोग को दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये न्यूक्लियोलस था, ये ऑलमोस्ट गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोलस भी गायब हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो रही है और क्रोमैटिन फाइबर जो थे वो कंडेंस होकर वो क्रोमोसोम बन गए। ठीक है, तो दे विल बी कॉल्ड क्रोमोसोम नाउ। क्रोमोसोम, ओके, तो दीज आर क्रोमोसोम्स। ठीक, ओके, दीज आर क्रोमोसोम। तो ये होती है हमारी लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई कि दो सेंट्रियोल्स जो पहले हो गए थे अब वो दूसरा सेंट्रियोल जो है, दूसरा सेंट्रोसोम जो है वो माइग्रेट होकर के सेकंड पोल पे जा रहा है और पहला सेंट्रोसोम जो है वो वहीं पे रहेगा। साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डैमेज होकर इनविजिबल होने वाली है, वो डिग्रेड होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, न्यूक्लियोलस भी ख़त्म होने वाला है और क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होकर के एक क्रोमोसोम का शेप उन्होंने ले लिया है। क्रोमैटिन फाइबर जो है वो कंडेंस होकर के क्रोमोसोम बन गया है, सॉरी। ठीक है, तो ये होती है हमारी लेट प्रोफेज। फिर थर्ड स्टेज जब हमारी आती है वो है प्रोमेटाफेज। ओके, तो फिर उसके बाद स्टार्ट होता है प्रोमेटाफेज, यानी कि अर्ली प्रोफेज हो गया, लेट प्रोफेज हो गया, अब प्रोमेटाफेज स्टार्ट होगा। ओके, तो प्रोमेटाफेज में होता क्या है कि ये सेंट्रियोल यहाँ पे पहुँच चुका होता है। ये सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम कह सकते हैं इसको, ये यहाँ पे यानी कि अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब हो गई होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से प्रोमेटाफेज में गायब हो जाती है और न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाता है। ओके, और ये जो सेंट्रियोल था और सेंट्रोसोम का जो अपरेटस था पूरा, ये क्या होगा, ये पहुंच जाएगा यहाँ पे यानी कि अपोजिट पोल्स पे। ठीक है, ये इसके एस्टर्स हैं, ठीक है, और ये इसके स्पिंडल फाइबर्स हैं, सॉरी। ये इनके स्पिंडल फाइबर्स हैं जो इस सेंट्रियोल से इमिट हो रहे हैं, निकल रहे हैं। ओके, ठीक है, अब क्या होता है कि सेंट्रियोल अपने अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं और इनमें से स्पिंडल फाइबर इमिट होने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो है इसमें से निकल रहे हैं। अब 3 टाइप के स्पिंडल फाइबर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है पोलर फाइबर्स, सेकेंड है एस्ट्रल फाइबर्स, and third one is, which is the most important, kinetochore fibers. Okay, kinetochore fibers. ठीक है, तो हुआ क्या कि ये जो फाइबर्स हैं जो कहीं भी मैच नहीं कर रहे हैं, जो सन की रेज की तरह इमिट हुए पड़े हैं, ये हैं एस्ट्रल फाइबर्स जिनका यूज़ कम है। ओके, तो ये जो आउटर बाउंड्रीज पे हमको मिलेंगे ये है पोलर फाइबर्स, और कुछ बीच में भी होंगे। ओके, पर जो सबसे मेन जो है हमारे वो ये वाले हैं, वो वाले जो कि क्रोमोसोम से अटैच हैं। जो फाइबर्स क्रोमोसोम से अटैच हैं उन्हें कहते हैं काइनेटोकोर फाइबर्स। ठीक है, और यही सबसे मेन रोल प्ले करते हैं इन तीनों फाइबर्स में से माइटोसिस में। ठीक है, तो जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं ये इस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। ठीक है, इस क्रोमोसोम के, ये जो क्रोमोसोम ये सेम यहाँ पे क्रोमोसोम बने हुए हैं, इनके सेंट्रोमियर से ये अटैच होते हैं।
ठीक है, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, और इस पर काइनेटोकोर नाम का प्रोटीन यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, काइनेटोकोर। ओके, दिस इज द काइनेटोकोर प्रोटीन। काइनेटोकोर प्रोटीन्स, ठीक है, काइनेटोकोर प्रोटीन्स क्या है, ये एक तरह से एक हैंडल का वर्क प्ले करती हैं, एक हैंडल्स का वर्क प्ले करती हैं, जो कि इन फाइबर्स को इन क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे अटैच करने का रोल प्ले करती हैं। ठीक है, ये काइनेटोकोर प्रोटीन्स क्या है, ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के पे अटैच होती हैं और उन पर डिपॉजिट हो जाती हैं। ओके, जिनसे ये स्पिंडल फाइबर, स्पेशली काइनेटोकोर फाइबर जो है वो अटैच होते हैं। तो एक तरह से ये हैंडल का रोल प्ले कर रही हैं उस हैंडल से, जिससे ये स्पिंडल फाइबर जाके अटैच हो गए हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, इस प्रोमेटाफेज में सेंट्रियोल्स डिफरेंट पोल्स पे पहुंच गए, अपोजिट पोल से पहुंच गए, और इन्होंने स्पिंडल फाइबर यानी माइटोटिक अपरेटस भी कहते हैं इसको, माइटोटिक अपरेटस और स्पिंडल फाइबर्स को इन्होंने इमिट करना स्टार्ट कर दिया है। और 3 तरह के फाइबर्स बने, पोलर फाइबर्स, एस्ट्रल फाइबर्स, काइनेटोकोर फाइबर्स। ओके, पोलर फाइबर्स कौन से हैं, जो ये आउटर साइड जो हम लोग को पोलर फाइबर दिख रहे हैं, जो क्रोमोसोम से अटैच नहीं है, उन्हें कहते हैं पोलर फाइबर्स। ओके, और दूसरे वाले जो एस्ट्रल फाइबर्स हैं, जो कि सिर्फ सेंट्रोसोम के पास से ही इमिट हुए हैं और वो क्रोमोसोम के पास नहीं पहुँचे हैं और सिर्फ वहीं उसके आसपास ही रह गए हैं, उन्हें कहते हैं एस्ट्रल फाइबर्स। और थर्ड टाइप के जो हैं वो हैं काइनेटोकोर फाइबर्स। ओके, ये सबसे मेन है, जो कि इन्होंने क्रोमोसोम से अटैच हो गए हैं। ठीक है, तो ये होती है प्रोमेटाफेज में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि जितने काइनेटोकोर फाइबर्स हैं ये पुल करते हैं क्रोमोसोम को अपने अपने पोल्स के पास। तो ये जो काइनेटोकोर फाइबर जो है ये इस क्रोमोसोम से जो अटैच है, इस क्रोमोसोम से जो अटैच है, और ये जो स्पिंडल फाइबर जो काइनेटोकोर फाइबर है इस क्रोमोसोम से जो अटैच है, ओके, इनको ये पुल कर रहे हैं अपने अपने पोल्स पे। यहाँ से ये इसको इधर पुल कर रहा है और ये जो है वो अपने स्पिंडल फाइबर की हेल्प से इस क्रोमोसोम को इधर पुल कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्रोमोसोम जो है वो यहाँ से भी अटैच है और यहाँ से भी अटैच है। ठीक है, तो एक ही क्रोमोसोम पे डबल साइडेड फोर्स लग रही है। ठीक है, इस क्रोमोसोम पे को इधर से पुल किया जा रहा है, इसी क्रोमोसोम को इधर से पुल किया जा रहा है। ठीक है, एक क्रोमोसोम को, ठीक है, इधर से भी अटैच है काइनेटोकोर फाइबर, इधर से भी अटैच है काइनेटोकोर फाइबर, तो ये दोनों मिलकर के क्रोमोसोम को ऐसे पुल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे पुल कर रहे हैं, इसे एक तरह का टग ऑफ वॉर चल रहा है। टग ऑफ वॉर जैसे कि हम लोगों ने बचपन में स्कूल में खेला था, जिसमें एक रस्सी होती थी और कुछ बच्चे उस साइड होते थे, कुछ बच्चे उस साइड होते थे। ठीक है, और हम लोग रस्सी को पुल करते थे और उधर से बच्चे उस साइड पुल करते थे, और जो जीत जाता था, जिसकी तरफ रस्सी पहुँच जाती थी वो जीत जाता था। ओके, तो वह चीज़ यहाँ भी हो रहा है कि इधर से ये वाला सेंट्रोसोम असेंबली जो है वो अपने काइनेटोकोर फाइबर्स की हेल्प से क्रोमोसोम को इधर पुल कर रहा है, और ये जो सेंट्रोसोम असेंबली है ये अपने काइनेटोकोर फाइबर की हेल्प से क्रोमोसोम्स को उधर पुल कर रहा है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट हो जाती है, जिससे क्या होता है कि सारे क्रोमोसोम जो है वो इधर उधर ऑक्सीलेट करते हैं, इधर उधर लटक रहे होते हैं, ऑक्सीलेट कर रहे होते हैं। इससे सारे क्रोमोसोम भी एक सीधे लाइन पे आके अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रोमेटाफेज में यही हुआ कि सेंट्रोसोम ने क्रोमोसोम से आके अटैच हो गए हैं इनके काइनेटोकोर फाइबर्स की हेल्प से, और क्रोमोसोम को पुल करना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्रोमोसोम जो है वो एक अटैच हो गए इनसे। ठीक है, ये होता है प्रोमेटाफेज में। ठीक, तो अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है कि जितने क्रोमोसोम थे उन लोग को पुल किया गया था, तो सारे क्रोमोसोम जो है उन पर इक्वल फोर्स लग रही है, दोनों ही साइड से, इधर से पुल लग रहा है और इधर से पुल लग रहा है, दोनों साइड से पुल लग रहा है। तो क्या हो रहा है, सारे क्रोमोसोम जो है वो एक लाइन से अरेंज हो गए हैं, सारे क्रोमोसोम जो है वो एक ही लाइन से अरेंज हो गए हैं, और इस लाइन को हम लोग कहते हैं, क्योंकि एक प्लेट की फॉर्म में है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। ओके, मेटाफेजिक प्लेट, ये जो एक प्लेट टाइप की स्ट्रक्चर बन गया, एक लाइन टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें सारे क्रोमोसोम लाइन से अटैच हो गए हैं, इसे हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। ओके, तो मेटाफेजिक प्लेट सिर्फ मेटाफेज में इतना ही होता है। मेटाफेज में क्या होता है, सारे क्रोमोसोम लाइन से अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें घटनाएं तो बहुत कम घट रही हैं, इंसिडेंट्स में बहुत कम हो रहे हैं, पर ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फेज है, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फेज है। कुछ बुक में इसको लॉन्गेस्ट बताया गया है, जबकि कुछ बुक में एनाफेज को लॉन्गेस्ट बताया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक में अगर शायद पूछा जाए तो एनाफेज को ही आप लोग कहेंगे, ये जो एनाफेज है उसको ही आप लोग लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस कहेंगे, पर लॉन्गेस्ट फेज ऑफ प्रोफेज कहेंगे, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस कहेंगे, लेकिन कुछ बुक में मेटाफेज को भी लॉन्गेस्ट फेज कहा गया है। ओके,
तो नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है एनाफेज। ओके, तो एनाफेज को कुछ बुक्स में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस कहा गया है। ठीक है, तो एनाफेज में होता क्या है, क्योंकि अब इतना ज़्यादा फोर्स जनरेट हो गई थी क्रोमोसोम के ऊपर, बोथ साइड से पुल का फोर्स जनरेट हो रही थी, तो क्रोमोसोम जो है वो बीच से सेंट्रोमियर से ब्रेक हो जाएंगे। क्रोमोसोम जो है वो बीच से सेंट्रोमियर से ब्रेक हो जाएंगे, और ये बीच से ब्रेक होने के बाद एक सिस्टर क्रोमैटिड इस साइड जाएगा और दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड इस साइड जाएगा। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम जो पहले अटैच थे इस शेप में थे, ठीक है, टेट्रावैलेंट स्टेज हम लोग को दिख रहे थे। टेट्रावैलेंट स्टेज यानी कि चार पार्ट वाला स्टेज, टेट्रावैलेंट स्टेज। अब यहाँ पे बाईवैलेंट क्रोमोसोम हम लोग को दिख रहा है, बाईवैलेंट क्रोमोसोम। ठीक है, दो पार्ट्स वाला क्रोमोसोम बाईवैलेंट, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोम पहले अटैच थे, पर लोगों को इधर से पुल किया गया था, तो ये बीच से ब्रेक हो गए। ब्रेक होकर के दो पार्ट क्रोमोसोम के इधर जा रहे हैं और दो पार्ट क्रोमोसोम के इधर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कहलाएंगे डॉटर क्रोमोसोम्स। ओके, ये है डॉटर क्रोमोसोम्स, क्योंकि नए क्रोमोसोम बने जो पहले ओरिजिनल क्रोमोसोम से ब्रेक होकर दो नए क्रोमोसोम बन गए, तो इसलिए इनको डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, और क्या हुआ कि अब ये लोग फ्री हैं अपने अपने पोल्स पे जाने के लिए, क्योंकि अब ये इन तीनों क्रोमोसोम्स पे सिर्फ इन फाइबर्स का ही फ़र्क पड़ रहा है, और ये फाइबर्स इन क्रोमोसोम को इस तरफ पुल कर रहे हैं, जबकि ये फाइबर जो है वो इन क्रोमोसोम्स को उधर पुल कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में एक चीज़ हम लोग ये भी जान लेते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये सिर्फ पुल ही नहीं करते हैं, ये पुश भी करते हैं। ठीक है, कुछ जो पोलर फाइबर्स थे, पोलर फाइबर्स ये जो थे ये पुश भी करते हैं, यानी कि दोनों क्रोमोसोम को एक दूसरे से दूर भी ढकेलते हैं। ठीक है, इन दोनों क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से दूर भी इन लोगों को ढकेलते हैं। इससे क्या होता है कि क्रोमोसोम पे पुश भी किया जा रहा है इधर दूर जाने के लिए, और पीछे से पुल भी किया जा रहा है, जिससे कि क्रोमोसोम अपने अपने डेस्टिनेशन में चला जाए। ठीक है, तो क्रोमोसोम को अपने अपने डेस्टिनेशन में भेजने की पूरी तैयारी की जा रही है, पुल करके भी और पुश करके भी। ठीक, तो ये हो रहा है एनाफेज में। और एनाफेज जब यहाँ से ब्रेक होता है क्रोमोसोम, फिर वहाँ से क्रोमोसोम का अपने सेंट्रियोल्स के पास पहुँचना की प्रोसेस ही एनाफेज में कंप्लीट हो रही होती है। क्रोमोसोम्स यहाँ से ब्रेक होकर के चलते हैं, और चलते चलते वो लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, और ये क्रोमोसोम चल के यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो इतनी प्रोसेस जो होती है इसे हम लोग एनाफेज कहते हैं। ओके ओके, तो नेक्स्ट स्टेज हमारी आ जाएगी टीलोफेज। ओके, तो इसे हम करते हैं टीलोफेज। ओके, टीलोफेज। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम अपने अपने डेस्टिनेशन पहुँच गए हैं, यानी कि हाफ क्रोमोसोम जो है वो एक साइड पहुँच गए हैं सेल के, और हाफ क्रोमोसोम जो है वो सेल के दूसरी साइड पहुँच गए हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम अपनी अपनी जगह पहुँच गए हैं, और फिर क्या होगा कि जो कुछ अर्ली प्रोफेज में हुआ था उसका उल्टा अब यहाँ पे टीलोफेज में होगा। ठीक है, क्या क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन क्रोमोसोम्स के अराउंड फिर से फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन क्रोमोसोम्स के अराउंड फिर से फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर न्यूक्लियोलस जो पहले इनविजिबल हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था, वो फिर से आके फॉर्म हो जाएगा। वही चीज़ दूसरे एंड पे भी होगी, यहाँ पे भी क्रोमोसोम्स के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी, और न्यूक्लियोलस भी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम लोग देखेंगे एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हैं। ठीक है, दो न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर अब हम लोग को दिख रहे हैं। ठीक है, ये भी एक न्यूक्लियस है, ये भी एक न्यूक्लियस है, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हम लोग को दिख रहे हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियोलस भी है और क्रोमोसोम भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा। ठीक है, तो एक न्यूक्लियस और दो न्यूक्लियस हम लोग के न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कैरियोकाइनेसिस में कि न्यूक्लियस जो होते हैं वो डिवाइड होकर के पूरे कंप्लीट टू न्यू न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं। तो टीलोफेज में क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम अपने अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए थे, उनके चारों तरफ क्या हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से फॉर्म हो गई, और न्यूक्लियोलस भी फिर से फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे मैं दो न्यूक्लियस हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, साथ में अभी भी माइटोटिक अपरेटस जो है वो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, और बाकी यहाँ से वो भी डिसइंटीग्रेट हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। थोड़ा बहुत माइटोटिक अपरेटस अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। हमने पढ़ लिया कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस जब होती है तो सेल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही होती है, और सेल दो पार्ट में डिवाइड होकर दो नए सेल बन जाती हैं। ठीक है, तो इसका स्टार्ट कहाँ से होता है, इसका स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, एक फरो यानी कि एक
गड्ढा, एक दरार फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है सेल्स के दो साइड से, ठीक है। सेल के दो साइड से एक जो एकदम सेम एक दूसरे को अपोजिट साइड में है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, वहाँ से एक फरो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। फरो मतलब कि एक गड्ढा, ठीक है, एक दरार जो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है और ये दरार जो है वो गहरी होती चली जाती है। ओके, ये दरार जो है वो गहरी होती चली जाती है। अब ये होती क्या है और ये कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। ओके, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट जो होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, ओके, एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्म कर लेते हैं। एक रिंग यानी कि एक छल्ला सेल को चारों तरफ फॉर्म कर लेते हैं और वो बने किसके होते हैं? वो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के बने होते हैं। तो ये हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। ओके, ये हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है जो कि सेल्स को बीच से प्रेस कर रही है और बीच से सेल्स को दबा रही है, जिससे क्या हो रहा है? सेल बीच से प्रेस हो रहा है और यह क्या हो रहा है? ये जो रिज है, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है, इसको प्रेस करते करते इसको पूरी यहाँ तक प्रेस करके पूरा दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देगी, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनी किसकी थी? एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स की बनी थी, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं, जो कि हम लोग के मसल्स में भी होते हैं और ये हम लोगों की मसल्स को वर्क करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो इसी की कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनी हुई है जो कि सेल को बीच से प्रेस कर रही है, जिससे सेल्स दो पार्ट में डिवाइड होने लगे, ठीक है। तो ये हो रहा है किसमें? साइटोकाइनेसिस में। ओके, साइटोकाइनेसिस में ये दो चीज़ें हो रही होती हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्म होती है और ये सेल्स को बीच से प्रेस करती है, ठीक है। और फिर करते करते क्या होता है कि ये जो रिंग है, ये पूरी रिंग इस सेल को बीच से प्रेस काट देती है, जिससे दो सेल्स बन जाती हैं, ठीक है। सेल्स को बीच से इसने ब्रेक कर दिया, जिससे दो सेल्स यहाँ पे फॉर्म हो गई। ओके, तो दो सेल्स फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सेल नंबर 1 और ये सेल 2। ओके, तो पहले एक सेल थी, अब एक सेल से दो सेल बन गई। तो इस तरह से हमने देखा कि सेल पूरी तरह एक सेल से दो सेल बन गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे माइटोसिस पूरी हमारी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो माइटोसिस हमने क्या क्या पढ़ा कि वो प्रोसेस जिससे हम लोग की बॉडी की सोमैटिक सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड होती हैं और एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर जब दोबारा डिवीजन होता है तो दो सेल 4 सेल में, फिर 4 से 8 सेल में, इस तरह से सेल का नंबर हमारी बॉडी में बढ़ता चला जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा एक सेल थी, अब वो दो सेल यहाँ पे फॉर्म हो गई है, ठीक है। फिर ये सेल अभी छोटी छोटी सेल हैं, फिर जब ये ग्रो करेंगी मैच्योर होकर ये सेल भी एक फुल एक सेल का साइज का शेप ले लेंगी और ये सेल भी फुल साइज की हो जाएगी। ओके, तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया थे, गोल्जी बॉडी थी, उनका क्या हुआ? तो क्या थे? वो भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। जब ये सेल डिवाइड हो रही थी उस टाइम माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब भी डिग्रेड होकर के यहाँ पे वेसिकल्स के फॉर्म में आ गए थे और डिस्ट्रॉय हो गए थे। फिर जब सेल डिवाइड हुई तो आधे वेसिकल्स उधर चले गए, आधे वेसिकल्स इधर रह गए, जिससे क्या होगा कि आधे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब यहाँ पर रह जाएंगे, आधे सेल ऑर्गेनेल जो है वो वहाँ पर रह जाएंगे। फिर बाद में जितने वेसिकल्स के फॉर्म में थे वो फिर से इंटीग्रेट होकर के फिर से माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे ही वेसिकल्स जो है वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स फॉर्म कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी माइटोसिस और होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। ये मेरा पहला वीडियो था तो मुझे पता है कि इसमें काफ़ी कमियाँ थी, पर ये आगे सुधार दी जाएंगी। ओके, तो ओके, थैंक यू।